नमस्कार, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। लोनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों की हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वैसे जलस्तर में करीब 2.5 फुट की कमी आई है, लेकिन गांव में स्थिति अभी ठीक नहीं है। गांव से अभी भी पलायन जारी है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। पिछले 24 घंटे में हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी नहीं छोड़ा गया है। इसका असर ये हुआ कि नदी का जलस्तर 2.5 फुट तक कम हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। दिल्ली से यमुना नदी का पानी लगातार लोनी में घुस रहा है, जिसकी वजह से ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से जलमग्न है। इंडस्ट्रियल एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो क्षेत्र में पावर कट भी है। कल से अधिक लोनी के गाँव में पानी पहुँच चुका है। लगातार पानी भरने से लोगों ने अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश शुरू कर दी है। सबसे अधिक परेशानी इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले मजदूर वर्ग को है। उन्हें अपना सामान लेकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। उनके सामने रहने से लेकर खाने पीने तक की परेशानी है। आलम यह है कि कटान ठीक न होने के कारण पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। राम पार्क सिटी की विभिन्न कॉलोनियों में पानी भरने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। राम पार्क सिटी पुलिस चौकी में भी घुटनों तक पानी भर गया। पूजा कॉलोनी में भी जनभराव से हाल बेहाल है। बढ़ते पानी को देखकर इस कॉलोनी के लोग भी घर छोड़ने को मजबूर हैं। लोनी में नदी का पानी जहां लगातार पहुंच रहा है, वहीं बारिश होने से संकट भी बढ़ रहा है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि स्थिति को संभाला जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग बेहाल हैं। जिलाधिकारी आर के सिंह ने बताया कि प्रशासन की टीमें क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। एडवाइजरी जारी कर दी है। पानी लगातार कम हो रहा है। कल हालात और सुधर जाएंगे। सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित अलीपुर नौरसपुर में 378 परिवार, पचायर में 418 परिवार, मीरपुर हिंदू के 714 और बदरपुर के 870 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन ने गांधी स्मारक, गांव नानू, बालाजी फार्म मंडोला, शिव मंदिर मैरिज हाउस मंडोला, कुटी मंडोला, गंगा फार्म हाउस मंडोला, मैरिज होम मीरपुर हिंदू में करीब 1800 लोगों को रहने का स्थान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज मंदिरों में त्रयोदशी का जल चढ़ाया गया। कांवड़ यात्रियों ने हाजिरी का जल चढ़ाया और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। कांवड़ यात्रा का आज अंतिम दिन रहा। आज सड़कों पर डाक कांवड़ की धूम रही। दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। आज सुबह 6 बजे से त्रयोदशी का जल चढ़ाया गया। इसके साथ ही कांवड़ियों ने हाजिरी का जल भी चढ़ाया। त्रयोदशी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर में भक्तों की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। घंटाघर और दिल्ली गेट से 6 लाइन बनाई गई थी, जिनमें सामान्य शिव भक्तों की अलग और कांवड़ियों की अलग लाइन थी। बाहर से 6 लाइन मंदिर में प्रवेश करने के बाद 3 में बंट गई थी। इसमें हर भक्त को एक के बाद एक जलाभिषेक करने के लिए आने दिया जा रहा था। मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि चतुर्दशी का जलाभिषेक रात 8:32 से शुरू होगा और रविवार के पूरे दिन चलेगा। जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा खुद मौजूद रहे। उन्होंने हर व्यवस्था पर अपनी नज़र रखी। इस साल पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मंदिर परिसर और उसके आसपास भीड़ नहीं लगी। पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा गर्भगृह के पास खुद मौजूद रहे और लोगों को जलाभिषेक कराने में मदद की। इसके बाद उन्होंने बाहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया और सीसीटीवी के जरिए पूरे मेला क्षेत्र पर उन्होंने नज़र रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर आज 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, इसमें 6 लोग घायल हुए थे। NH9 पर 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए, यहाँ पर 2 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 2 कारों में बड़ी टक्कर हुई। इस हादसे के दौरान स्विफ्ट और सेंट्रो कार के परखच्चे उड़ गए। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। लालकुआ चौकी क्षेत्र में सुबह के समय हुए हादसे की सूचना मिलते ही वेब सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्सप्रेसवे से दोनों क्षतिग्रस्त कारों को हटाकर घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने 4 घायलों को छुट्टी दे दी, जबकि 3 को भर्ती कर लिया गया। इसी तरह NH9 पर भी आज एक दुर्घटना हुई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गईं। इन हादसों के दौरान दोनों बाइक पर सवार 4 लोग चोटिल हो गए। राहगीरों ने घायलों को निकट के अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
आज सुबह गाज़ियाबाद में फिर से झमाझम बारिश हुई। बरसात की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात जाम लग गया। हालांकि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जमा हुए पानी को निकालने का प्रयास करते रहे। बरसात का दौर जारी है। आज सुबह भी काफ़ी देर तक बरसात होती रही। मध्यम दर्जे की हुई इस बरसात के कारण शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव हो गया। वहां से वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा। शहर में जलभराव वैसे तो कई जगह होता है, लेकिन जो निचले एरिए हैं वहां पर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मालीवाड़ा, रामतीराम रोड, नया बस अड्डा, लाल कुआं, पटेल नगर, प्रताप विहार, विजयनगर, अंबेडकर नगर, गोविंदपुरम आदि ऐसी जगह हैं जहां पर पानी सबसे ज़्यादा भरता है। आज की बारिश के बाद भी इन इलाकों में जलभराव देखने को मिला। वैसे कई दिनों से कांवड़ यात्रा चलने के कारण कई मार्ग बंद हैं और शहर का एक हिस्सा पूरी तरह कटा हुआ है। इस वजह से वाहनों का उस तरफ आवागमन भी कम है, लेकिन जलभराव से लोगों को परेशानी तो होती ही है। नगर निगम प्रशासन की टीम ने जिन इलाकों में अधिक जलभराव हुआ था वहां उपकरणों का इस्तेमाल करके पानी को हटाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने स्मगल करके लाई गई बियर की एक बड़ी खेप पकड़ी है। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 1180 पेटी विदेशी बियर की बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। आज दिनांक 14 जुलाई 2023 को प्रातः लगभग 7:30 बजे थाना शालीमार गार्डन अंतर्गत करण गेट चौराहे पर पुलिस टीम द्वारा कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत डाइवर्जन व चेकिंग की जा रही थी। इस बीच सर्विस लेन से आता हुआ एक कंटेनर दिखाई दिया, जिसे रोका गया तो कंटेनर का चालक उतरकर भागने का प्रयास करने लगा। कंटेनर चालक को पकड़कर तथा उसके साथ कंटेनर में बैठे अन्य 3 लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कंटेनर में कर्नाटक मार्का 1180 पेटी बियर लदी है, जिसे वो बेचने के लिए ओखला लेकर जा रहे थे तथा उनके आगे 2 अन्य व्यक्ति स्कूटी से चल रहे थे जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। उनसे इसके संबंध में जो कंटेनर में बियर लदी थी उसके संबंध में वैध अभिलेखों की मांग की गई तो उनके द्वारा कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रकरण में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। आपको याद है कि वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर फिल्म अभिनेता और सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे। उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री और उस वक्त के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा मैदान में थे। अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा को एक बड़े अंतर से चुनाव हराकर सभी को चौंका दिया था। उस चुनाव में अमिताभ बच्चन को 68% और बहुगुणा को मात्र 25% वोट मिले थे। ये कहानी मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये फिर से हमारे सामने रिक्रिएट हो सकती है। हमको यही स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। दरअसल अगले जो लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उसमें इलाहाबाद संसदीय सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जो पार्टी का नेतृत्व है उसने स्थानीय नेताओं से फीडबैक भी लिया है। चर्चा यह भी है कि इस क्षेत्र में अमिताभ बच्चन की तरह ही अभिषेक बच्चन की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। युवा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर अभिषेक बच्चन यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय आएंगे और उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक मान रहा है। अभिषेक बच्चन को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर स्थानीय नेता ये कहते हैं कि अभी यह चर्चा है, कुछ कहना जल्दबाजी है, लोकसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, पार्टी प्रत्याशी किसे बनाएगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में तय होगा। लेकिन अगर ये सत्य साबित होती है खबर, अभिषेक बच्चन अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इलाहाबाद से होते हैं तो 1984 वाली जो कहानी है, जो सीन है, वो 2024 में रिपीट होगा। फिर से
देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ से वर्तमान में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भाजपा की सांसद हैं, जो हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं। अगले चुनाव में 24 के चुनाव में भी ये संभावना है कि रीता बहुगुणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, और अगर समाजवादी पार्टी ने अभिषेक बच्चन को वहाँ से उतारा तो अमिताभ बच्चन और हेमवती नंदन बहुगुणा वाले चुनाव की हमें दोबारा से एक कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 18 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बैठक करने जा रही है। ये बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी, शाम को 5 बजे होटल अशोका में होगी। इस बैठक की खास बात यह है कि इस बैठक में भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी बुलाया है। 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक में, जो एनडीए की बैठक है, शामिल होने के लिए एक पत्र इन दोनों नेताओं को भेजा गया है। पत्र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा है। ये एक तरह से औपचारिक निमंत्रण इन दोनों को दिया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी पासवान और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के अहम साथी हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में ये दोनों दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली एनडीए सरकार की इस बैठक में आमंत्रित हैं। पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी ये दल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के बहुआयामी विकास को एक ऊंचाई दी है। एनडीए सरकार में गरीब कल्याण, सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापना, आर्थिक प्रगति, देश की रक्षा सुरक्षा में भारत की मजबूत साख जैसे कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पत्र में लिखा है कि इसका परिणाम है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल का भारत विजन 2047 के नए सपनों को साथ लेकर जन भागीदारी और जन विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा है कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में इन दोनों दलों की भूमिका और उसका सहयोग गठबंधन को मजबूत बनाएगा और देश की विकास यात्रा को शुद्धता प्रदान करेगा। तो 18 तारीख की इस बैठक में चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन दोनों दलों की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पत्र का दिया नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में परिवर्तन की तरफ है। अधिकांश जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ये पार्टी ने तय कर लिया है। भाजपा के 98 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें नए जिलाध्यक्ष ढूंढने की कवायद शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में पार्टी ये चाह रही थी कि 20 से 30% तक ही जिलाध्यक्ष बदले जाएं, लेकिन नगर निगम चुनाव के बाद जिलाध्यक्षों के बारे में जो फीडबैक मिला है और महाजनसंपर्क अभियान के बाद अधिकांश जो जिले हैं उन पर जिलाध्यक्ष बदलने का एक मन पार्टी ने बना लिया है। जिन जिलों में जिलाध्यक्ष 2 या इससे अधिक साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनको बदला जाएगा। जिन जिलाध्यक्षों को विधान परिषद सदस्य नियुक्त किया गया है उनकी जगह भी नए अध्यक्ष होंगे। 98 पर्यवेक्षकों में से 50% से अधिक पर्यवेक्षक आज अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप चुके हैं। इन्होंने जिलों में विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारियों से बातचीत करके अपनी राय बनाई है और उसे पार्टी तक पहुंचाया है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन सभी 98 संगठनात्मक जिलाध्यक्षों के पैनल पर कोर कमेटी में चर्चा करेंगे। कोर कमेटी में चर्चा के बाद पैनल को राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया जाएगा। लखनऊ, वाराणसी जैसे कुछ बड़े शहरों में जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगी। संभावना ये है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की सूची बाहर आ सकती है। खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से जुड़ी हुई है। आजम खां को नफरती भाषण देने के मामले में कोर्ट ने 2 साल की कैद और 2,500 रुपये का जुर्माना सजा के तौर पर सुनाया है। आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजम खां को 2 साल की कैद और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन दोनों पक्षों को अदालत ने सुना। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बात खान पीन की करते हैं। हमारे देश में
मीठा खाने की परंपरा सदियों पुरानी है। हम सभी लोग खाना खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर स्नैक्स में भी हम मीठा ले लेते हैं। त्यौहार हो, पार्टी हो, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, बगैर मिठाई के पूरा नहीं हो सकता। अक्सर लोग अपने घरों में मिठाई रखना भी पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा मिठाई जो पसंद हमारे यहाँ की जाती है वो है रसगुल्ला। रसगुल्ले की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। आप जानते हैं रसगुल्ले की शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ। देश के लगभग सभी राज्यों में रसगुल्ला बड़े चाव से खाया जाता है। 2 राज्य रसगुल्ले की उत्पत्ति पर अपना अपना दावा करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि सबसे पहले उड़ीसा में रसगुल्ला बनाया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं कि रसगुल्ला उन्हीं की देन है। रसगुल्ले का सबसे पहला प्रमाण महाकाव्य दांडी रामायण में है। उसमें कहा गया है कि नीलेंद्री विजय नामक अनुष्ठान में भगवान जगन्नाथ ने माँ लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित किया था। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि रसगुल्ले की उत्पत्ति पुरी में खीर मोहन के रूप में हुई थी, जो बाद में रसगुल्ला कहा गया। इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देवी लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ाने की आज भी परंपरा है। इसके अलावा कई और लोक कथाएं भी हैं जिनमें रसगुल्ला का ओडिशा से होने का दावा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि रसगुल्ला उन्हीं की राज्य की मिठाई है। स्पंजी सफ़ेद रसगुल्ला वर्तमान में पश्चिम बंगाल में साल 1868 में कलकत्ता के नवीन दास नामक हलवाई ने बनाया था। दास ने सुतानुटी बाग बाजार में स्थित अपनी मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला बनाना शुरू किया था और बेचा था। उनके वंशजों का कहना है कि उनकी जो रसगुल्ला बनाने की रेसिपी है उन्हीं के पास असली है, बाकी सब उन्हीं की नकल करते हैं। बैंक में एफडी आप लोग भी रखते होंगे। एफडी से संबंधित एक खबर है। एफडी हमारे यहाँ बैंकों में है और पोस्ट ऑफिस में है। तो आरबीआई के हिसाब से हमें कौन सी एफडी ज़्यादा फ़ायदा देती है, इस पर थोड़ा चर्चा आज कर लेते हैं। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने के बाद एफडी के जो ब्याज जो मिलता था, रकम जो मिलती थी, उसमें इजाफा हुआ है। पिछले कुछ समय से एफडी पर अच्छा ब्याज लोगों को मिल रहा है। ऐसे में बिना कोई जोखिम उठाए लोग एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं और बैंक एफडी उनके पास एक अच्छा विकल्प है। एसबीआई की बैंक एफडी में 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि तक 3% से लेकर 7% तक ब्याज दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। एसबीआई की ओर से 1 साल से लेकर 2 साल से कम की एफडी पर 6.8% ब्याज मिलता है। 2 साल से लेकर 3 साल से की जो एफडी होती है उस पर 7% तक ब्याज मिलता है। 5 साल से 10 साल तक की जो एफडी होती है उस पर 6.5 से ज़्यादा प्रतिशत जो है वो ब्याज रकम है। पोस्ट ऑफिस पर अगर आप एफडी करते हैं तो वहाँ आपको 1 साल की टर्म डिपॉजिट पर 6.9 लगभग 7%, 2 साल की टर्म डिपॉजिट पर 7% थोड़ा अधिक और 3 साल की टर्म डिपॉजिट पर 7% से अधिक की आपको इस पर 7.5% इस पर आपको ब्याज की रकम मिलती है। एफडी पर जो निवेशकों का इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट 5 साल तक की एफडी पर इनकम टैक्स में भी दी जाती है। तो बैंक की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी पर अंतर मैंने बता दिया है। लगभग 0.5 से 0.25% तक का इसमें फ़र्क है। एफडी पर जो ब्याज आपको देता है पोस्ट ऑफिस थोड़ा ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें समय सीमा की बाध्यता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।